हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप आगे हेरिडिटी को अच्छी तरह से समझ पाओगे। फिर हमने मेंडल के कुछ एक कंसेप्ट देखे थे कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया था और कौन कौन से कैरेक्टर उसने चूज किए थे, किन किन कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया था। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो आज डिस्कस करेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। शुरू करने से पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए, एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टडी किया जाए, या देखा जाए कि एक जीन है, उसकी इनहेरिटेंस को देखा जाए, उसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे जो करेक्टर लिया गया है वो है हाइट। अब देखिए, हाइट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये दो करेक्टर नहीं है। हाइट एक सिंगल करेक्टर है। उसकी वेरिएशन अलग हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा लंबा है, या इंटरमीडिएट है, मतलब बीच वाला कुछ उसका साइज है। वो एक वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जो करेक्टर है वो क्या है, सिर्फ हाइट है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट को स्टडी किया गया है। तो अलग बात है कि वो हाइट छोटी है या ज्यादा बड़ी हाइट है। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक जीन को स्टडी किया जाता है कि एक जीन किस तरह से इनहेरिटेंस शो कर रहा है, कैसे आगे जनरेशन के अंदर जा रहा है और किस तरह से अपने आप को शो कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में कहें, सिर्फ एक ही करेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जीन क्या है, किसी एक करेक्टर को कोड करते हैं, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर इसने क्या किया, मेंडल ने पहले एक टोल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। अब देखिए, क्रॉस का मतलब है क्रॉस पोलिनेशन। इससे पहले लेक्चर में आपको मैं समझा चुका हूँ। एक जो टी प्लांट होते हैं वो सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन ही होती है, उनमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती। क्रॉस पोलिनेशन कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं, अपनी मर्जी से करा रहे हैं। इन चीजों को स्टडी करने के लिए, कैरेक्टर्स को और ज्यादा एनालाइज करने के लिए क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या रहे, और उन रिजल्ट के बेस पे मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए हैं, क्या क्या चीजें हमें बताई हैं, वो हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पेरेंट्स दिए गए हैं। ठीक है। एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, दोनों अलग अलग पेरेंट है। दोनों की हमने क्या कर दिया है, क्रॉस पोलिनेशन कर दिया है। मतलब एक के एंथर से पोलन ग्रेन लेकर दूसरे के स्टिग्मा पे जाके डाल दिए। जब उसने देखा जो पहली जनरेशन आई, मतलब क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, सीड बने। सीड को जब हमने दोबारा से बोया, देखा कि सारे के सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। ये सारे के सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। तो F1 जनरेशन कैसी आई, टॉल आई। F1 जनरेशन का मतलब पेरेंट्स के बाद जो पहली जनरेशन बनेगी उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। तो यहाँ पे उसने देखा कि सब टोल आए। सब टोल क्यों आए? अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो टोलरेंस है वो एक डोमिनेंट करेक्टर है। भाई, जब उसने इनको क्रॉस कराया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुछ टोल आ गए कुछ डवाफ आ गए? क्योंकि करेक्टर तो दोनों के है ना, टोल प्लांट भी है, डवाफ प्लांट भी है। दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज किए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुछ प्लांट टोल आ गए कुछ डवाफ आ गए? या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि करेक्टर मिक्स हो सॉरी करेक्टर मिक्स हो गए और ना तो टोल आए ना डवार्फ आए, कुछ इंटरमीडिएट साइज आ गया, कोई बीच की हाइट आ गई कि ना तो बहुत ज्यादा बड़े और ना ही बहुत ज्यादा छोटे? ऐसा भी नहीं हुआ। टोल ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ से उसने एक लॉ निकाला, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। डोमिनेंट करेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं, ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ इससे फर्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा अपने आप को शो करेंगे जब भी वो प्रेजेंट रहेंगे। रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ तभी अपने आप को शो करेंगे जब उनके साथ कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। क्लियर है? तो अगर दोनों को मिक्स किया गया और सिर्फ एक ही कैरेक्टर आया, तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो।
तो टॉल और ड्वार्फ दोनों को ही मिक्स कराया गया, दोनों को ही क्रॉस कराया गया, लेकिन सिर्फ टॉल ही आया। तो इसका मतलब क्या है, टॉल क्या है, एक डोमिनेंट करेक्टर है। सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये टॉल प्लांट आए, उसके बाद उसने इनकी सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग का मतलब क्या है, अब क्रॉस पोलिनेशन नहीं किया, अब सेल्फ पोलिनेशन ही हुई है। ठीक है, तो जो इसकी क्या है, सेल्फिंग कर दी, इसी को ही क्या है, सेल्फ पोलिनेशन करने दिया। अब की बार अलग से क्रॉस नहीं कराया, क्योंकि दोनों के करेक्टर अब एक प्लांट के अंदर आ चुके हैं। तो जब उसने देखा कि जो सेल्फिंग करने के बाद जो जनरेशन आई, अच्छा इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। पेरेंट्स के बाद जो पहली जनरेशन आएगी उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, फिलिलियल वन जनरेशन। पेरेंट्स के बाद जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन के बाद जो जनरेशन बनेगी उसको बोलते हैं F2 जनरेशन, फिलिलियल 2 जनरेशन। अब यहाँ पे इसने क्या देखा, जैसे ही इसकी सेल्फिंग की, उसने देखा कि 3 प्लांट क्या आए, टॉल आए, और एक प्लांट क्या आया, ड्वार्फ आया। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 3 प्लांट और एक प्लांट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज उसने रेशियो में निकाला था। रेशियो क्या थी यहाँ पे, 3:1 की। मतलब अगर 100 प्लांट थे, तो उसमें से क्या है, 75 प्लांट टॉल आए और सिर्फ 25 प्लांट कैसे आए, ड्वार्फ आए। अब यहाँ से उसने एक चीज को इंटरप्रेट किया कि ऐसा क्यों हुआ, जब पहली जनरेशन आई सबके सब टॉल आए, लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई, दोबारा से हमें एक ड्वार्फ कैरेक्टर मिल गया, दोबारा से एक हमें ड्वार्फ प्लांट मिल गया। तो यहाँ से इसने लॉ निकाला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो भी हम बाद में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने अभी इसको क्या देखा, उसका एक्सपेरिमेंट देखा कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया प्लांट के ऊपर। ठीक है, और रिजल्ट क्या क्या आए इसके। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा जेनेटिक वे में। ठीक है, तो जेनेटिक वे में देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हुआ। चलो, तो इस तरफ हम आते हैं। उसने क्या किया था, एक टॉल प्लांट को लिया और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया, दोनों को क्रॉस कराया। ठीक है, अब देखिए ये प्लांट है, ये गैमेट बनाएगा। आपको पता है गैमेट जब बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, मियोसिस से बनती है। ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। मियोसिस में क्या होता है, कैरेक्टर हाफ हो जाते हैं। तो जब ये टॉल प्लांट था, इसने गैमेट बनाए, तो गैमेट बनाने के बाद क्या हुआ, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने से क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट क्या आए, टॉल आए। तो ये क्या हो गया, टॉल प्लांट आ गया। ठीक है, ये इसके पेरेंट्स थे। यहाँ पे इसने यहाँ पे गैमेट दिखाए हुए हैं। देखिए दोनों ही जब प्लांट को क्रॉस कराया तो क्या बना, टॉल प्लांट बना। तो टॉल क्या है, एक डोमिनेंट करेक्टर है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, टॉल प्लांट के नीचे क्या लिख दिया है, कैपिटल टी लिख दिया, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि टोल करेक्टर, सॉरी, जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे ड्वार्फ है, तो ये कैसा है, ये अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिसेसिव करेक्टर है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर के अंदर डिनोट किया गया है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जो भी लेटर आप किसी करेक्टर को डोमिनेंट लिखने हो, उसी का ही अपोजिट आपने क्या लिखना है, सॉरी, उसी का ही सेम आपने स्मॉल लेटर लिखना है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कैपिटल टी लेटर लिया है, तो यहाँ पे आप स्मॉल टी लेटर लोगे। ऐसा नहीं है, टॉल के लिए आप टी लेटर लिखोगे, ड्वार्फ के लिए आप डी लिखोगे, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो भी आपने डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर लिया है, उसी का ही सेम आपने स्मॉल लेटर लेना है रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। अच्छा, ये डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव क्या है, यूं हमें कैसे पता चला, ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि जब दोनों को क्रॉस कराया तो सिर्फ टाल प्लांट ही आए, सब के सब टाल प्लांट ही आए थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख चुके हैं सब के सब टॉल प्लांट ही आए थे। तो इसका मतलब क्या है, टॉल प्लांट डोमिनेंट है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया। भाई जब इन्होंने गैमेट बनाए तो गैमेट में एलील क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो एक गैमेट ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, एक गैमेट, ये टी हमारे पास क्या है, एक गैमेट बन गया। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक टी गैमेट बन गया। ये गैमेट दोनों आए, इनके पास एक एक एलील था, तो हमारे पास एक हिट्रोजाइगस बन गया। अब यहाँ पे देखो दोनों टी स्मॉल, जो कैपिटल है, ये दोनों टी कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे भी दोनों टी एक जैसे ही हैं, बेशक स्मॉल है, ये भी होमोजाइगस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे हैं, दोनों के दोनों
अलग अलग हैं। भाई एक टी कहाँ से आया है, इस वाले से आया है, और एक टी कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो दोनों अलग अलग हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है जी। देखिए ये प्लांट जो था ये भी टोल है लेकिन ये होमोजाइगस है, ये भी टोल है लेकिन ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें जो प्लांट बना था वो हेट्रोजाइगस ही होगा, बेशक वो टोल ही है। टोल क्यों रहा है, क्योंकि इसके साथ जो डोमिनेंट करेक्टर है कैपिटल टी, और स्मॉल टी अपने आप को तभी शो करेगा, जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को तभी शो करेगा जब तक कि उसके साथ कोई डोमिनेंट करेक्टर ना हो। चलिए जी, इसकी हमने सेल्फिंग की थी, फिर हमने बात की थी कि हमने इसी प्लांट की क्या की है, सेल्फिंग की है। सेल्फिंग करने का मतलब क्या, आप इसकी सेल्फ पोलिनेशन कर दी है। सेल्फ पोलिनेशन से क्या हुआ, इसके भी गैमेट बनेंगे और इसके भी गैमेट बनेंगे। तो हमने गैमेट को यहाँ पे लिख दिया है, एक तरफ गैमेट ये वाले आ गए, मेल वाले गैमेट यहाँ पे हमने लिख लिए। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए चार्ट की फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक के गैमेट यहाँ लिख लिए मान लो, और एक के गैमेट यहाँ पे और एक के गैमेट यहाँ पे लिख लिए। तो मेल से गैमेट अलग लिख लिए और फीमेल के गैमेट अलग अलग हमने लिख लिए। तो जब इन दोनों को गैमेट मिलेंगे तो क्या बना, दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। ये वाले दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी जब मिलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसी तरह से ये स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी जब मिलेगा तो क्या होगा, दो हमारे पास स्मॉल टी आ जाएंगे। अब हम देखो इस स्लाइड में हमने क्या देखा था, यहाँ पे हम इस पिक्चर में हम उनको बाहर से देख रहे हैं कि प्लांट बड़े आ रहे हैं छोटे आ रहे हैं। अब इस जो पिक में हम देख रहे हैं, इस पिक में हम देख रहे हैं उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अब ये जीन्स किस तरह से अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, चारों के चारों जो प्लांट्स जो बने थे टॉल, सॉरी एक तीन टॉल और एक ड्वार्फ मिले थे, उनकी हमको सबको जेंडर पता चल गया है। अब ये अगर फर्स्ट आप बॉक्स में देखोगे ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट टॉल प्लांट रहेगा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक डोमिनेंट करेक्टर है। दूसरा बॉक्स आप देखो ये वाला, इसके अंदर भी आप देखोगे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी जहां भी आएगा, कैपिटल वर्ड जहां भी आएगा वो कैसा है, डोमिनेंट है, तो इसका मतलब वो टॉल ही रहेगा हमेशा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके साथ कोई स्मॉल टी है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके साथ कोई रिसेसिव कैरेक्टर है या नहीं है, तो ये भी कैसा रहेगा, टॉल ही रहेगा। यहाँ भी ऐसा ही है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये भी कैसा रहने वाला है, टॉल ही रहने वाला है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी ही है दोनों, सॉरी। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये ड्वार्फ मतलब छोटा ही रहने वाला है। अब तीन टोल आए हैं और एक ड्वार्फ आया है, तो इसका मतलब क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई हमारी 3:1 की। ठीक है जी। सॉरी। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। तो हमें देखने में लग रहा है कि तीन प्लांट टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है, छोटा है। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है हमारी क्या आई है, 3:1 आई है। तीन टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट आया है। इसको अगर हम और जेनेटिकली स्टडी करें तो आप देख सकते हो, ये जो टी है फर्स्ट बॉक्स के अंदर, ये वाला टी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों टी एक जैसे हैं, तो ये होमोजाइगस टॉल है। और उसके बाद अगर आप इसको चेक करो और इसको चेक करो, ठीक है जी, इसको चेक करोगे आप, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, टॉल तो है लेकिन हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दोनों टी एक जैसे नहीं है, एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको चेक करोगे, ये अलग है, ये ड्वार्फ है, इसमें दोनों टी एक जैसी हैं। तो अब यहाँ पे आप जीनोटाइप इसका देख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जब हम उसके जीन को स्टडी करते हैं, जेनेटिक मेकअप देखते हैं, तो यहाँ पे एक कैपिटल टी वाला है, तो रेशियो क्या आ गई, 1। दो हमारे पास कौन से हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स वाले हैं, तो रेशियो आ गई 2। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक बिल्कुल प्योर डवार्फ है, जो कि दोनों के दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी वाले हैं, तो रेशियो आ गई 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखो तो आएगी 1:2:1। तो 1:2:1 इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो इसकी 3:1 है। ये आपको याद रखना है।
एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब मेंडल ने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को, जो कि होमोजाइगस थे, उनको जब उसने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन कैसी आई? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो कैसा आया? टॉल आया। अब वो ये पूछ सकता है कि वो होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस था, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए कि वो एक हेटेरोजाइगस था, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ जब मिक्स हुए तो क्या हुआ? एक दोनों के कैरेक्टर एक के अंदर मिक्स हो गए। तो आपके पास ये भी आ सकता है, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आई, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेंडल ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया सॉरी, कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जहां हमने इसको पूरी तरह से इस लॉ को दिखाया हुआ है कि ये लॉ क्या कह रहा है, किस तरह से मेंडल इसको इंटरप्रेट किया है। ओके, तो डिस्कस करते हैं जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे उसने क्या क्या रिजल्ट निकाले थे। तो जब रिजल्ट आए तो उसने देखा कि जो पहली जनरेशन आई थी वो कैसी आई थी, हमेशा टॉल ही आ रही है। तो ये बात तो पता चल गई थी एक, कि जो टॉलनेस है वो कैसा है, एक डोमिनेंट करेक्टर है, क्योंकि हर बार F1 जनरेशन में वही आ रहा है बार बार। तो एक तो लॉ उसने यही दिया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, दैट मीन्स कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा अपने आप को शो करते हैं, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। ठीक है, मतलब चाहे वो प्योर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी रिसेसिव वाले के साथ हो, लेकिन शो हमेशा वही करेगा अपने आप को। रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं करेगा। रिसेसिव वाला अपने आप को सिर्फ तभी शो कर पाएगा जब वो प्योर फॉर्म में होगा, जब उसके साथ कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होगा। तो एक तो उसने ये लॉ दिया था, ये बात बताई थी। एक उसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का उसे पता कब चला, जब F1 जनरेशन आई सब के सब टॉल आ गए लेकिन जब F2 जनरेशन आई, उसने देखा कि 3:1 की रेशियो के अंदर फिर से एक ड्वार्फ आ गया, 3 टॉल आ गए और 1 ड्वार्फ आ गया। ये कैसे आ गया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जीन थे, सॉरी, जो जीन के लिए एलील थे, वो आपस में मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जैसे ही उनको मौका मिला वो अलग अलग हो गए और दोबारा जुड़ गए। तो इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उसने क्या दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना। दैट मीन्स कि जो जीन होते हैं, जीन के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते आपस में। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग हो जाते हैं। भाई वो अलग अलग हुए तभी तो दोबारा जुड़ के ड्वार्फ प्लांट आया है, अदरवाइज सब के सब हमेशा टॉल ही आते रहते हैं अगर ऐसा होता तो। ड्वार्फ क्यों आया है? क्योंकि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में अलग हुए, तभी तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आपस में जुड़ पाए हैं, तभी तो दोबारा से हमारे पास एक ड्वार्फ प्लांट आ पाया है। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट करेक्टर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो करेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जगह पर दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उनके अंदर की, वो हमेशा एक साथ ही चलते रहेंगे। ठीक है, उसने कहा कि जो एलील्स हैं, द एलील्स फॉर ए करेक्टर या ट्रेड डू नॉट ब्लेंड, वो कभी भी मिक्स नहीं होते, कभी भी ब्लेंड नहीं करते। दे कैन सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब क्या है, सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। भी जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, अगर क्रोमोसोम आधे हो गए तो एलील भी आधे हो जाते हैं, मतलब जो दोनों जुड़े हुए होते हैं। हमने बात की थी दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुई तो दोनों कैपिटल टी अलग होके एक कैपिटल एक टी एक गैमेट में चला गया, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमेट में चला गया। इसी तरह से दो हमारे पास स्मॉल टी थे, एक स्मॉल टी अलग होके एक गैमेट में चला गया तो दूसरे वाला दूसरे गैमेट में चला गया। अब कौन कौन से गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा
कि कौन कौन से एलील आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों में ही जीन होमोजाइगस थे तो गैमेट सब एक जैसे ही बने। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आई, जब सारे के सारे टोल प्लांट बने, उनके अंदर एक टोल टी था और एक स्मॉल टी था। अब जब गैमेट बनेंगे दो तरह के बनेंगे। आधे गैमेट ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल टी होगा और आधे गैमेट ऐसे होंगे जिनके पास स्मॉल टी होगा। तो अब डिपेंड करेगा कौन से गैमेट वाला कौन से गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो जोन जोन से गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, जिनके पास जोन जोन से टी होंगे, जोन जोन से एलील होंगे, वही जीन वही एलील जुड़ के वो करेक्टर अब बना देंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में सब एलील अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, जब सारे के सारे टॉल प्लांट आए थे, तो अगर वो एलील आपस में जुड़े हुए होते, मिक्स होते, तो दोबारा कभी भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आ पाते। लेकिन हमने देखा है 3:1 की रेशो में हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट भी आए हैं। तो ड्वार्फ प्लांट क्यों आए हैं? जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में सेपरेट हुए होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तभी तो स्मॉल टी और स्मॉल टी दोबारा जुड़ पाए हैं। तो यही कहता है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, एलील्स जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एलील, कि दोनों में से सिर्फ एक ही एलील मिलेगा। ठीक है जी। उसके पास क्या थे, इस तरह से दो एलील थे। अगर हमने F2 जनरेशन की बात करें, तो इसके पास क्या थे, F1 जनरेशन में ये वाला था। तो अगर गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट के पास क्या होगा, ये वाला एलील जाएगा, और दूसरे गैमेट के पास क्या जाएगा, ये वाला एलील जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये दोनों दोनों सेपरेट हो गए हैं, तभी तो हमारे पास ड्वार्फ प्लांट आए हैं। अगर ये दोनों सेपरेट नहीं होते, आपस में जुड़े रहते, तो कभी भी हमारे पास ड्वार्फ प्लांट नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार या दो बार देखोगे तो आपको ये सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, कभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अब बन गई होगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।